हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में जो निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और इसमें जो निकाली बड़ी अच्छी पोस्ट की निकाली है स्टार्टिंग वाली, दैट इज़ असिस्टेंट कमांडेंट। एक बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट, सीनियर पोस्ट होती है। और इसमें निकाली किसकी है? जनरल ड्यूटी की निकाली है, कमर्शियल पायलट की निकाली है और टेक्निकल की निकाली है। 3 तरह की वैकेंसी निकली है, तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहली बात होती है कि अप्लीकेशन शुरू कब से होनी है। ज़्यादा दिन नहीं दिए उन्होंने, सिर्फ 10 दिन दिए। तो ये 28/2 से लेके 18/2 से लेके 28/2 तक ही करनी है। 18/2 और 28/2, बस इतने बीच में आपने, ये स्टार्टिंग डेट है और ये ऑफलाइन डेट है, आप याद रखना। गैजेट ऑफिसर की नौकरी है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे तो छोटी छोटी बात करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऊपर से ऊपर जनरल ड्यूटी, सबसे पहले जीडी की बात की। जीडी की जो फिल कौन कर सकता है? 1998 से लेके 2002 के बच्चे भर सकते हैं। पहली बात, बॉर्न बिटवीन 1998 और 2002 के होते हैं। शुड हैव अ डिग्री और उसके बाद 60% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिग्री चाहिए, 60%। दूसरी बात, उसके बाद 10वीं में मैथमेटिक्स फिजिक्स होना चाहिए, होता है सबके पास है। +2 में भी होना चाहिए और मिनिमम 55% एग्रीगेट बननी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स और फिजिक्स को हम जोड़ दें तो उनका जो डिवाइड बाय 2 कर दो, 55% होना चाहिए। जैसे मान लो मैथ्स में मेरे आए 60% और फिजिक्स में आए 70%, डिवाइड किया 130, फिर प्लस करके 30 को डिवाइड बाय 2 कर दिया, 65% बन रहा है। ऐसे ही एग्रीगेट कितना बननी चाहिए? 55% बननी चाहिए। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जिसने डिप्लोमा किया ग्रेजुएशन में, वो भी एलिजिबल है, बट उसके भी कितने चाहिए? 55% मार्क्स होनी चाहिए। डिप्लोमा होना भी किसके साथ चाहिए? फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ होनी। ये पहले हम किसकी बात करें? जीडी की। जीडी से बात करें हम कमर्शियल पायलट लाइसेंस की, ये तो आपके पास होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। यहाँ पे सिर्फ मेल्स के लिए जीडी भर्ती से, देख लो यहाँ सिर्फ मेल्स के नहीं, याद जीडी की जो भर रहे हैं वो याद रखें, मेल्स ही फीमेल्स नहीं भर सकती। कमर्शियल पायलट लाइसेंस में कोई भी हो सकता है। और एज क्राइटेरिया 1998 से 2004 तक रखा है। इसके भी 1 जुलाई से, ये देखना 1 जुलाई से लेकर 1998 30 जैन 2004। शुड हैव +2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए और मिनिमम एग्रीगेट 55% होना चाहिए। और शुड पॉजेस, क्या बोले थे? कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड वैलिडेट बाय द डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन। जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो कमर्शियल पायलट लाइसेंस का, तो आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए उड़ाने का, नहीं तो नहीं है तो रहने दो, आप फॉर्म नहीं भर सकते, उन्होंने बोला। और इशू किसने किया होना चाहिए? DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। और ये तो मैं बता दिया, सेम ऊपर वाला है, सेम कॉपी है, उसमें कुछ नहीं है। आगे बात करें हम, फिर है टेक्निकल। अब टेक्निकल मैकेनिकल बात की तो मैकेनिकल मतलब इंजीनियरिंग की उन्होंने बात कर दी। और इसमें चाहिए 1998 से लेके 2002 1 जुलाई से लेके, ठीक है। शुड पॉजेस इंजीनियरिंग डिग्री। मैंने पहले बताया टेक्निकल की बात होगी तो इंजीनियरिंग की बात होगी, इसे सिर्फ मेल्स ही फिल कर सकते, वो था मेल फीमेल। इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज किसने? शुड रिकॉग्नाइज इन नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिज़ाइन एरोनॉटिकल, इन सब में आपको मिनिमम कितनी होती है? एग्रीगेट 60% होनी चाहिए। और की बात करें तो और इस इक्वलेंट क्वालिफिकेशन या फिर उसकी बराबरी कोई भी आपके पास होनी चाहिए। आगे बात करें, वही हम जो पहले बता चुके कि 10+10 में से फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, एग्रीगेट 55% होनी चाहिए, डिप्लोमा है तो उसमें 55% होनी चाहिए, वो बात करें। अब टेक्निकल किसमें बात की? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी मेल्स के लिए, सारी मेल्स की मोस्टली, एक ही सिर्फ फीमेल्स के लिए थी, मेल फीमेल। इसमें 1998 से लेकर 2002 तक की बात करें। इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज किससे होनी चाहिए? शुड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी चाहिए इनमें। तो इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, टेलीकम्युनिकेशन में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पावर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60%, और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन एंड एनी अबाउट द डिसिप्लिन, मतलब इसके इक्वलेंट कोई भी हो चाहे। और सेम मैथमेटिक्स फिजिक्स होनी चाहिए आपके पास, 55% एग्रीगेट बननी चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में। और आपका डिप्लोमा आता है आपको कितनी परसेंटेज बननी चाहिए? 55% होनी चाहिए। और इसमें अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड होती है, मतलब वो BCom के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो रही होती है। जैसे मान लो अब BCA बाद MBA साथ में हो रही है, तो वो पोस्ट 5 साल का कोर्स होता है, अगर वो साथ में करे तो वो भी कर सकते हैं। एलिजिबल प्रोवाइडेड दैट दे शुड सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, इतना बता दें। और
अपर एज रिलैक्सेशन कितना है, 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल किसके लिए, OBC के लिए, और 5 साल रिलैक्सेशन होनी चाहिए, 5% रिलैक्सेशन है इन द डिग्री सर्टिफिकेट। SC/ST कैंडिडेट है तो उसको 5% रिलैक्सेशन है, और नो रिलैक्सेशन एप्लीकेबल 12th क्लास मार्क्स एक्सेप्ट CPL SSA एंट्री। और इकोनॉमी वीकर सेक्शन का इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमी वीकर सेक्शन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उनके पास राइट रिजर्व है कोस्ट गार्ड को कितनी कट ऑफ परसेंटेज रखते हैं, PC कॉल लेटर जो फिर अपॉइंटमेंट करनी है उसमें से। अब वैकेंसी की बात करें तो जनरल ड्यूटी की SC की 8 है, SC/ST की 14 है, OBC की 9 है, EWS की 2 है, और अनरिजर्व की 17 है। टोटल होगी 50 वैकेंसी। टेक्निकल इंजीनियरिंग की दोनों 4, 1, 5 और टोटल होगी 15 वैकेंसी। द वैकेंसी आर एंटिटी में भी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ, अच्छा बच्चा मिलता है तो वैकेंसी बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं वो नहीं, वो और उन्हें अच्छा बच्चा मिलेगा वो पक्का उसे अपॉइंट करेंगे, ऐसा नहीं है। अब एक एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी है उन्होंने कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो और आपके पीछे कोई बैकलॉग नहीं पड़ा, मतलब कि बैकलॉग मीन्स आपको कोई पेपर ऐसा नहीं कि फेल हो गए, आप वो पढ़ी हो, आपकी कंपार्टमेंट क्लियर है, तो आप अगर नहीं है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। जब आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा तब आपने वो सबमिट कराना है यूनिवर्सिटी से लेके। अगर आप वो कभी आपने डिस्प्ले ग्राउंड पे कहीं पे निकाला गया तो आप नहीं फॉर्म को फिर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड हुए तो नहीं फिल को। मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको अगर नो वैकेंसी, अगर आपकी कोई वैकेंसी नहीं है, SC/ST OBC का कोई वैकेंसी नहीं हो, मान लो एग्जांपल है, तो आपको अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर 5 बेस पे लिया जाएगा। पहला होगा कोस्ट गार्ड कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सबसे पहले आपका, और ये टेस्ट का मार्क देख लो, ये पूरा प्रोसीजर टेस्ट का। जो GD और कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, सब 25 टोटल 100 नंबर के सारे। देखो 25 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 2 3 4, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स 200 पर सेक्शन। ये हो गया। पासिंग मार्क्स 200 फॉर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 नंबर क्वेश्चन, 25 हो गए। टोटल आपको चाहिए 200 नंबर। और SC/ST देखो 200 नंबर किसके लिए चाहिए, यहाँ ध्यान से देख लो यहाँ क्या लिखा है। 200 नंबर चाहिए हमें SU अनरिजर्व EWS OBC को 200 नंबर चाहिए, और 190 चाहिए SC/ST के लिए। 50 अनरिजर्व EWS, यहाँ पे ये 2 का बता रखा है, फिर ये इसका अकेला 2 का बता रखा है, ठीक है ना। और ईच सब सेक्शन बात की 50 तो होने चाहिए। ये किसके लिए 50 होने चाहिए, तभी जाके 50 तभी तो 200 होंगे। और सब सेक्शन में मतलब इसमें से 50 नंबर आने चाहिए आपको इंग्लिश में, इसमें 50, तो इसमें बोला कि 45 50 और अनरिजर्व के जॉरी और SC/ST के लिए यह है 45 इतने आने चाहिए, तभी आपके बन सकते हैं मिनिमम फॉर ईच सब सेक्शन। अगर हम इसकी बात करें, ये किसकी बात करेंगे हम, ये अगर मैकेनिकल एंट्री की बात करें तो सबके कितने इसमें रखा, 80 रखें, 80 नंबर के नंबर 10 का 40, तो आपके कितने टोटल हो गया 40 और मगर टोटल इसमें दिया उन्होंने 80 अनरिजर्व EWS OBC, ठीक है, और 72 SC/ST के लिए रखा। वैसे उन्होंने बोला अगर इसके अंदर बात करिए सर, इसकी बात की, अब इसके अंदर बात करें तो 120, क्योंकि 240 में से 100 में तो 50% आपको चाहिए अनरिजर्व EWS OBC को, और 108 चाहिए SC/ST को फॉर सब सेक्शन E। अब बात करें हम मैकेनिकल, बड़े इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। 10 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पता है, आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, वो 160 हो गए, 50% याद चाहिए इनको, इसमें 72 चाहिए, और इसमें इनको 120 चाहिए और 108, ये पता लग गया आपको। अब कैंडिडेट स्कोर इज मोर मार्क्स इन स्क्रीन टेस्ट, ये स्क्रीन टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, और जितनी हायर होगी उतना बेनिफिट मिले। तो स्टेज 1 में बता दिया आपको, जो टेस्ट वगैरह होगा, कोस्ट गार्ड कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, वो पास कर लोगे तो फिर आपका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगा कि देखा जाएगा इसमें किस किस के मेरिट उठेगी, उसके भी आप पे हो जाएगा। देखो उसमें क्या क्या होना है, ध्यान से सुनना, उसके अंदर होना क्या क्या, देखो वो होना कहीं भी कंडक्ट, देखो हो सकता है PSB विच विल बी कंडक्टेड इन नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता एंड सेंटर। आगे कैंडिडेट विल बी स्क्रीन थ्रू कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, और CBBT विल बी इन इंग्लिश ओनली। CBBT क्या होता है, जो ये होना है क्या जो है
कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट सिर्फ इंग्लिश में होगा, विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ड्यूरिंग पीपी एंड डीडी द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक एंड डिस्कस इन इंग्लिश। एक्सपेक्ट किया जाए दे आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी इफ दे विश टू डू सो। द स्टेज 2 एग्जामिनेशन इज द ओनली क्वालिफाइंग नेचर। ये जो है सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट वेरिफिकेशन आपको बता दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक आपके पास फाइनल सिलेक्शन बोर्ड से आ जाएगी रिपोर्ट, वहाँ से कलेक्ट होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपके साथ है रिजल्ट डिक्लेयर कर, ये इंडक्शन प्रोग्राम भी होगा, इंडक्शन भी कराएंगे, ठीक है। उस बार रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, आप सेलेक्ट हो गए तो आपका बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई मैंने बताया 18 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कर सकते हो। ये यहाँ पे लिखा है ज्वाइन इंडिया इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ पे डालोगे वेबसाइट के ऊपर, लिंक खुल के आएगा, कर देना। डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर जो मांगेंगे आपको सारा उस पर अपलोड कर देना। एग्जामिनेशन फीस उन्होंने 250 रखी है। कैंडिडेट एक्सेप्ट SC/ST कैंडिडेट हुआ एग्जाम्प्टेड, SC और ST को कोई नहीं मिलेगा, बाकी सबको 250 रुपये लगा, और फीमेल्स को शायद से एग्जाम्प्ट होती है रुकना। और एडमिट कार्ड इशूज ओनली दोज कैंडिडेट हुआ सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फीस वेवर, नहीं दे गर्ल्स को भी ऑफ नहीं किया इन्होंने, जैसे गर्ल्स ऑफ होती थी नहीं किया इन्होंने। 250 रुपये रखी है फीस, वो सब SC/ST एग्जाम्प्टेड है, बाकी सबको पेमेंट करनी पड़ेगी, आप ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पशन ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट फ्रॉम SC/ST आर अनटाइटल वेवर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट आर लाइबल टू बी डिस्चार्ज रिजेक्टेड एट स्टेज रिक्रूटमेंट। अब वो चलो हटा दो, खेल खत्म हो गया, मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए पढ़ रहा था, गर्ल्स के लिए ऑफ हो। बाकी आप सब देख लेना, जो मैंने बताना था आपको बता दिया, और इसमें कुछ रह गया। अब इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल्स बताए, टेंटेटिव क्या बोले, टेंटेटिव शेड्यूल्स आप देख लो कब कब हो सकता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। GD मार्च 22 को हो सकता है पहला टेस्ट, GD का हो सकता है मार्च 22 को, इनका सबको मार्च 22 को रखा है। फिर स्टेज 2 22 जून को, स्टेज 3 जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच कभी हो सकता है, जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में हो सकता है, और एंड ऑफ दिसंबर में स्टेज 5, इतना चल सकता है ये। इसके जो एडमिट कार्ड है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मेल आ जाएगा आपको कि आ गया एडमिट कार्ड, और आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी का भी हो आप यहाँ से जा सकते हो। और NCC और BC सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, नेवल में होना चाहिए तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सारे जो आर्मी वाली जो होती है क्वालिटी वो होनी चाहिए आपको। देखो 150 से, देखो असिस्टेंट कमांडर के लिए हाइट कितनी 157 सेंटीमीटर मांगी है। रिडक्शन इन हाइट फॉर कैंडिडेट फॉर हिली एरिया और ट्राइबल एरिया के लिए थोड़ी हाइट क्या कम मांगी है। असिस्टेंट कमांडर फॉर ये GD के लिए टेक के लिए था, टेक्नोलॉजी है टेक्नीशियंस के लिए। और ये कमर्शियल पायलट मेंस एंड वुमेन्स 162.5 होनी चाहिए मिनिमम, 197, 99 मिनिमम चाहिए। और वेट 2 एज के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल होता है। चेस्ट 5% एक्सेप्शन चाहिए। एक्सपेंशन मतलब फुलाना, जो फुलाते हैं ना। और ये आइस तो सबको पता ही है 6/6 या 6/9 उसके अकॉर्डिंग। और टैटू नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी पे, वैलिडिटी पूरी चाहिए, और ट्रेनिंग वगैरह आपकी जहाँ होती रहेगी। अब हम आगे, आपको मैं इंस्ट्रक्शन सारी दे दी हैं। अगर इसके बाद भी किसी को चाहता कि मैंने नहीं बताया तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। ये सैलरी वगैरह मैं एक अलग टॉपिक बना दूंगा, ये अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सैलरी किसी ने देखना, आपकी सैलरी होगी 56,100 समथिंग सैलरी होगी, सबसे स्टार्टिंग रैंक है। आप टाइटल जनरल तक जा सकते हो, 2,25,000 सैलरी जिसने देखनी है देख सकते हो। और ये आपको बेनिफिट है, ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे आपको। और लास्ट डेट फिर से बता रहा हूँ 28 फरवरी है, फॉर्म 5 बजे से पहले फॉर्म फिल कर देना। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कमेंट करके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। और फोरमैन की जॉब्स भी निकली हुई, जिसने भरनी वहाँ पे भर सकते हैं, उनके पास पे स्केल बहुत अच्छा है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, आप भरनी है भर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।